हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे देश में इंडिया में सिटीजनशिप की क्या व्यवस्था दी गई है, किसी भी नागरिक को किस तरह से सिटीजनशिप दिया जा सकता है या गवर्नमेंट उससे किस तरह से सिटीजनशिप वापस ले सकती है। अगर किसी को सिटीजनशिप मिलता है तो उसके क्या क्या अधिकार होंगे और उसके साथ क्या क्या एसोसिएटेड उनके जो राइट्स हैं, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम इस लेक्चर को, देखते हैं आगे। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिटीजन की। तो सिटीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी कंट्री में दो तरह के लोग हो सकते हैं। कितने तरह के लोग हो सकते हैं? दो तरह के। एक हो गया हमारा सिटीजन और दूसरा होगा हमारा एलियन। तो सिटीजन किसको कहेंगे और एलियन किसको कहेंगे? तो सिटीजन किसी भी कंट्री में वह व्यक्ति होगा, उन सभी व्यक्तियों को सिटीजन कहेंगे जो उस राज्य का, मतलब उस देश का फुल मेंबर होगा। क्या होगा? वहाँ का फुल मेंबर होगा और उसको उस देश में सभी ऑल सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, जितने भी सिविल राइट्स उस देश में अवेलेबल होंगे और जितने भी पॉलिटिकल राइट्स उस देश में अवेलेबल होंगे, वो सभी राइट्स उसको मिलेंगे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि सिटीजन क्या होगा? एक तो उस कंट्री का या उस राज्य का फुल मेंबर होगा और दूसरा क्या होगा कि उसे उस देश में अवेलेबल सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। ठीक है। दूसरी तरफ जो एलियंस होंगे, एलियंस किसको कहेंगे? तो एलियंस वह होगा जो किसी दूसरे कंट्री का नागरिक होगा, मतलब किसी दूसरे देश का सिटीजन होगा। मतलब यह भी हम कह सकते हैं कि उस कंट्री का वो सिटीजन नहीं है। तो सिटीजन ऑफ सम अदर स्टेट, और अदर स्टेट के जगह हम ये भी कह सकते हैं अदर कंट्री। तो किसी दूसरे कंट्री का अगर कोई सिटीजन है तो वह दूसरे कंट्री में जाकर उसे एलियन कहेंगे। जैसे अगर कोई विदेशी फ्रांस के या अमेरिका के या पाकिस्तान के या किसी दूसरे भी कंट्री के लोग अगर भारत में आते हैं तो भारत में उसको हम एलियन कहेंगे। हाँ, वो अपने कंट्री के लिए सिटीजन है लेकिन भारत के लिए वो क्या है? एलियन है। तो जब वह एलियन है, सिटीजन नहीं है, तो उसको क्या राइट्स मिलेंगे? तो उसको सभी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं मिलते हैं। तो डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब सभी पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं मिलेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि सम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, सम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स उसको मिलेंगे। तो कुछ पॉलिटिकल और सिविल राइट्स उसको मिलेंगे, सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर उसको सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिल गए तो उसके जो राइट्स होंगे वो सिटीजन के बराबर हो जाएंगे। तो फिर सिटीजन और एलियन में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। तो अगर फ़र्क नहीं रहेगा तो फिर इस कैटेगराइजेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक कहलाएगा, किसी भी देश में वह चला जाए उसको सारे राइट्स मिल रहे हैं, सारे राइट्स मिल रहे हैं। और राइट्स भी कैसे? सिविल राइट्स मिल रहा है, पॉलिटिकल राइट्स मिल रहा है, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकता है, वह वहाँ पे रह सकता है, वहाँ पे एसोसिएशन बना सकता है, वहाँ पे उसे और भी बाकी तरह के अधिकार मिल जाएंगे। तो इसलिए जो एलियन होते हैं उसको सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि वह उस देश में, क्योंकि उसका वह कंट्री है नहीं, तो वह दूसरे कंट्री में भी अगर उसे सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे तो उस केस में उस देश में डिस्टर्बेंस आ सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि एलियन को कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हम दे रहे हैं। तो एलियन भी दो तरह के होते हैं, एक फ्रेंडली एलियंस और दूसरा होता है एनिमी एलियंस। तो फ्रेंडली एलियंस जो है, जो हमारा पहला कैटेगरी है फ्रेंडली एलियंस, यह उन कंट्रियों के सिटीजन्स होते हैं जिनका इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस हैं, मतलब अच्छा रिलेशन है। अगर किसी ऐसे कंट्री का जिसका इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, कॉर्डियल रिलेशन है, तो वहाँ से जो कोई सिटीजन उसके हमारे देश में आके रहेंगे उसको हम क्या कहते हैं कि वह फ्रेंडली एलियन है। और चूँकि वह फ्रेंडली एलियंस है उसको ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे, मोर राइट्स उसको अवेलेबल रहेगा। जैसे हम इसमें एग्जांपल देख सकते हैं, यूएसए हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, नेपाल हो गया, जर्मनी हो गया, या फिर हम यहाँ पे यह भी देख सकते हैं कि जैसे भूटान हो गया। तो इन सारे कंट्री के जो सिटीजन्स होंगे वह हमारे देश में फ्रेंडली एलियंस कहलाएंगे और फ्रेंडली एलियंस के कारण उन्हें ज़्यादा अधिकार हमारे कंट्री में दिया जाएगा। लेकिन उसी पर जब दूसरा कैटेगरी है, हमारा दूसरा कैटेगरी है इनेमी एलियंस के। यह ऐसे कंट्री होते हैं जो इंडिया के साथ, जिसकी
जो रिलेशन है वो अच्छी नहीं है, जो इंडिया के साथ जिसके वॉर हुए हैं पास्ट में, जिसके पीछे इंडिया के साथ युद्ध हुए हैं, वॉर हुए हैं, या आगे युद्ध की संभावना है, या इंडिया के साथ उसके रिलेशन ख़राब चलते हों। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, पाकिस्तान हो गया एग्जाम्पल में, सबसे पहले पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। तो जैसे ये दोनों कंट्री हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, तो ये दोनों ही कंट्री इंडिया के लिए क्या है, एट वॉर है। पाकिस्तान से भी कई वॉर हो चुके हैं, चाइना से हमारे वॉर हुए हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है। तो इन कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स होंगे अगर वो इंडिया आते हैं तो वह इनेमी एलियंस कहलाते हैं, और जब यह इनेमी एलियंस कहलाते हैं तो इनको लेसर राइट्स प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इन्हें कम अधिकार मिलते हैं। इन्हें यहाँ पर जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं वो फ्रेंडली एलियंस के रिस्पेक्ट में कम दिए जाते हैं, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएंगे तो इस कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं, वॉर वाली स्थिति है, पहले भी वॉर हुई है या इन फ्यूचर वॉर होने की संभावना है। तो इससे क्या होगा कि यह नागरिक यहाँ पर कुछ जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस राइट्स का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए जो भी कंट्री देश के साथ वॉर की सिचुएशन में रहता है उसके सिटीजन्स को हमारी कंट्री में कम राइट्स अवेलेबल मिलते हैं, और उसे ही हम लोग एनिमी एलियंस कहते हैं। तो ये था हमारा कि जो पीपल हैं वो कितने कैटेगरी के होते हैं, सिटीजन हो गए, एलियन हो गए, और सिटीजन को क्या राइट्स होंगे, एलियंस को क्या राइट्स होंगे, और एलियंस में भी दो तरह के जो एलियंस है, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस, इन दोनों को क्या क्या अधिकार होंगे और कैसे होंगे। अब इसी लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने पहले ही कहा है कि जितने भी एलियंस होते हैं उनको सारे पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। तो जब सारे पॉलिटिकल और सिविल राइट्स नहीं मिलते हैं तो हम एक ये भी देख लेते हैं कि ऐसे कौन से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे राइट्स हैं जो उनको नहीं मिलते हैं, उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम में कई बार यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो राइट्स नॉट अवेलेबल किसको, एलियंस को। तो सबसे पहला हमारा है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन का जो है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट, और ये किस किस बेसिस पे, RRCSP। RRCSP क्या हो गया, रिलीजियन, रेस, कास्ट, स्टेटस और प्लेस ऑफ बर्थ। तो मतलब रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पर और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन जो एलियंस होंगे उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और होता है, क्योंकि यह राइट्स उसे अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जैसे प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आ रहा है, अगर प्लेस ऑफ बर्थ किसी दूसरे कंट्री में है तो वो वहाँ का सिटीजन है, यहाँ का सिटीजन तो है नहीं। अगर उसे सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट अधिकार मिल जाएगा, तो एक तरह से वह किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है। वो हमारे यहाँ लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसलिए राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो कि आर्टिकल 15 में दिया गया है, यह इनको अवेलेबल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और यह इसलिए भी आसानी से आपको याद रह सकता है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट दे दिया जाएगा, ठीक है, तो उस केस में प्रॉब्लम तो यही है कि वह देश में उसको सभी तरह के अधिकार मिल गए, और सभी तरह के अधिकार मिल गए तो सिटीजन और एलियन में कोई फ़र्क ही नहीं रह जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किस चीज़ में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट या एडमिशंस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन। तो अब इसमें भी क्या है कि अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में एलियंस को भी सेम राइट दे दिया जाए सिटीजन के, तो उससे क्या होगा कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जैसे कहाँ, आर्मी में एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, इसके बाद सिविल सर्विस में एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट हो, इन सभी में फिर जो एलियंस है वो भी एम्प्लॉयड हो जाएंगे। और अगर वो आर्मी में एम्प्लॉयड हो गए, सिविल सर्विस में एम्प्लॉयड हो गए, तो ये सारे ऐसे पोजीशंस हो गए जो देश की जो
व्यवस्थाएं हैं उसमें उनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, वो अलग अलग स्ट्रेटजिक पोस्ट पे काम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि देश की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकती है। तो इसलिए राइट टू इक्वलिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि आर्टिकल 16 में है, यह भी एलियंस को नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमारा क्या है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। यह आर्टिकल 19 भी एलियंस को अवेलेबल नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है यह देखते हैं कि जैसे अगर एलियंस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे देगा तो इससे प्रॉब्लम यह होगी कि जो भी देश के इंटरनल मैटर्स होंगे, जो देश के इंटरनल मैटर्स होंगे या देश के जो भी एक्सटर्नल मैटर्स होंगे, इसमें क्या होगा कि उनकी वो उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में अपना व्यू देंगे, और इससे जो है जो एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है हमारे देश के व्यवस्था में, जो हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है या जो हमारे देश की सिक्योरिटी है, इन सब में एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बढ़ेगा। इसलिए जो भी फॉरेनर्स होते हैं, जो भी एलियंस होते हैं, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं होता है। इसी तरह उसे असेंबली का राइट नहीं होता है, इसी तरह उसे एसोसिएशन बनाने का जो राइट है वो भी नहीं मिलता है, मूवमेंट का भी राइट नहीं मिलता है, रेसिडेंस का भी राइट नहीं मिलता है, और प्रोफेशन का भी राइट नहीं मिलता है। कि मतलब वह इस कंट्री में आके कहीं भी ऐसा नहीं है कि वह जाके ज़मीन खरीद ले या वह जाके कहीं भी रहने लगे, परमानेंट वो यहाँ पे नहीं रह सकता है, परमानेंट वो यहाँ पे एसोसिएशन भी नहीं बना सकता है, और इसी तरह वो यहाँ पे असेंबली भी नहीं बना सकता। तो आर्टिकल 19 भी उसे अवेलेबल नहीं होता है। इसी तरह जो आर्टिकल 29 और 30 है जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, ये राइट्स भी उसे नहीं दिए जाते हैं। क्यों नहीं दिए जाते हैं? अगर उसे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दे दिए जाएंगे तो जो फॉरेन के कल्चर हैं उसको वो स्प्रेड करने लगेगा, हमारी कल्चर को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जो फॉरेन के रिलीजन है उस रिलीजन को वह प्रमोट करने लगेगा, देश में कन्वर्जन बढ़ सकता है। तो इस सब को रोकने के लिए जो भी एलियंस होते हैं उसे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी नहीं दिए जाते हैं। किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेगा, यह भी उसे नहीं दिया गया है अधिकार, क्योंकि वह फिर अपने प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 29 और 30 का भी जो राइट्स हैं वह भी एलियंस को नहीं दिया गया है। इसी तरह राइट टू वोट नहीं दिया गया है, इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता है कोई भी एलियंस, वोटिंग का राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया है। इसी तरह मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में वह कंटेस्ट नहीं कर सकता है। अगर उसको यह राइट दे दिया जाए तो पता चलेगा कि हमारे पार्लियामेंट में अलग अलग देश के सिटीजन वहाँ मेंबर बने हुए हैं। तो इसलिए राइट टू कंटेस्ट मतलब मेंबर्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबरशिप के लिए वह इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है, वह इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। कुल मिला के हम यह भी कह सकते हैं कि इलेक्शन के किसी भी प्रोसेस में, इलेक्शन के किसी भी प्रोसेस में वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। क्यों? तो इलेक्शन का प्रोसेस क्या है? पहला तो ये हो गया कि जैसे वोट करने का यह राइट भी नहीं मिलेगा, राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा। इसी तरह जब राइट टू वोट नहीं मिला उसके बाद क्या होता है कि जैसे मेंबरशिप के लिए जो पार्लियामेंट के लिए या स्टेट लेजिस्लेचर के लिए वो कॉन्टेस्ट करे इलेक्शन में, यह राइट भी नहीं होगा। और इसी तरह पब्लिक ऑफिस वह होल्ड नहीं कर सकता है, पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है। मतलब पब्लिक ऑफिस जैसे क्या हो गया, प्रेसिडेंट हो गए देश के, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इसी तरह पीएम हो गए, सीएम हो गए, मिनिस्टर्स हो गए। तो इन किसी भी पोस्ट पर उनका अपॉइंटमेंट या उनका किसी भी तरह से इन पोस्ट पे वह काम नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो एलियंस को नहीं दिए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और सीधा सीधा इसमें देख लीजिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 और इलेक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। मतलब इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी राइट उसको नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यह देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह के प्रोविज़न किए गए हैं। जो सिटीजनशिप है इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न और क्या सब है। यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे कि सिटीजन कौन होंगे, एलियन कौन होंगे। सिटीजन और एलियन डिफाइन हुआ तो फिर यह क्लियर हुआ कि सिटीजन को क्या राइट मिलेगा, एलियन को क्या राइट मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के लिए प्रोविज़न क्या किया गया है। तो
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 तक ये 6 आर्टिकल ऐसे हैं, 7 आर्टिकल टोटल, जिसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविज़न है कि सिटीजनशिप किसको मिलेगा, जब देश आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिटीजन कौन थे, आगे इसमें क्या क्या प्रोविज़न हुआ, ये सभी बातें आर्टिकल 5 to 11 टोटल 7 आर्टिकल है इसमें किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसकी जो व्यवस्था है पार्ट 2 में की गई है। पार्ट 1 में क्या था, तो जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो यूनियन है हमारा और उसकी जो टेरिटरीज है उसके बारे में बात की। और जैसे ही यूनियन बन गया उसकी टेरिटरी डिफाइन हो गई कि जो यूनियन है उसकी टेरिटरी कहाँ कहाँ होगी, कितनी होगी। तो उसके बाद सबसे पहले यही आया कि जो हमारे देश में लोग हैं तो लोगों को सिटीजनशिप देना था। तो उसके बाद दूसरे ही पार्ट में बात हो गई सिटीजनशिप की, और दूसरे पार्ट में जब बात हुई सिटीजनशिप की तो यह भी डिसाइड किया गया कि सिटीजनशिप किस प्रकार का होगा। तो हमारे यहाँ जो डिसाइड किया गया वह था सिंगल सिटीजनशिप। क्या बात की गई, सिंगल सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सिटीजन होगा। कहाँ का सिटीजन होगा, इंडिया का। हम यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिहार का सिटीजन है या यूपी का सिटीजन है या एमपी का सिटीजन है, यह हम नहीं कह सकते हैं। तो व्यक्ति जो यहाँ होगा, कोई भी जो सिटीजन होगा वह इंडियन सिटीजन कहा जाएगा, ना कि वह किसी स्टेट स्पेसिफिक का सिटीजन कहा जाएगा। जैसे अमेरिका में ये होता है कि एक व्यक्ति यूएस का भी सिटीजन है और जो वही व्यक्ति जिस स्टेट में उसका घर है, जिस स्टेट में वह रहता है, उस स्टेट का भी सिटीजन होता है। कोई कैलिफोर्निया का सिटीजन है, कोई टेक्सास का सिटीजन है। तो इस तरह से हमारे देश में क्या व्यवस्था की गई, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई। किस चीज़ की, सिंगल सिटीजनशिप की। मतलब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इंडिया का सिटीजन होगा, ना कि किसी स्टेट स्पेसिफिक सिटीजन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई भी एलैबोरेट प्रोविज़न नहीं किया गया था। जो सिटीजनशिप की बात हुई, सिटीजनशिप के लिए किसको सिटीजनशिप देंगे, सिटीजनशिप किस तरह से हम वापस लेंगे, किस तरह से जो अभी सिटीजन नहीं है इन फ्यूचर किसी को सिटीजनशिप देना है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे, इसके बारे में कोई भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई थी। इन सभी के लिए पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दिया गया कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी। पार्लियामेंट क्या करेगी, एक लॉ बनाएगी और वो लॉ सिटीजनशिप से रिलेटेड सभी मैटर को डील करेगी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जब 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एलैबोरेट प्रोविज़न सिटीजनशिप को लेकर नहीं थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ यह व्यवस्था दी गई कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को देश के सिटीजन थे उसके बारे में सिर्फ बात की गई। तो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करता है उन पर्सन्स को जो सिटीजन थे, कब, 26 जनवरी 1950 को। तो अगर कभी भी यह पूछता है कि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के लिए एलैबोरेट प्रोविज़न थे, तो नहीं थे। उसमें सिर्फ इतनी बात कही गई कि 26 जनवरी 1950 को जो भी सिटीजन हैं कंट्री में उसको डिफाइन कर दिया गया, बस उसको आइडेंटिफाई किया गया। बाकी सारे पावर पार्लियामेंट को दे दिए गए और पार्लियामेंट को पावर दिया गया कि आप एक लॉ बना लीजिए। तो पार्लियामेंट एक लॉ बनाती और वो लॉ डील करती किससे, सिटीजनशिप से रिलेटेड बाकी सभी मैटर्स को। जितने भी मैटर थे सिटीजनशिप से रिलेटेड उस सभी मैटर को डील करती पार्लियामेंट से बनाया गया वह लॉ। और इसी बेसिस पर पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वह था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 5 वर्ष के बाद, 5 ईयर के बाद एक एक्ट बनाती है पार्लियामेंट और वह एक्ट था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। यह ध्यान रखिएगा, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है उसमें पहला एक्ट यही है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसमें बाद में कई सारे जो अमेंडमेंट्स थे वो होते गए। और यह एक्ट जो था यही इसी में एलाबोरेट प्रोविज़न किए गए किस चीज़ के लिए, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। मतलब किसी को नागरिकता अगर सिटीजनशिप लेनी है तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, और किसी का अगर सिटीजनशिप जाना है, चाहे गवर्नमेंट उससे वापस ले ले, चाहे वो खुद सिटीजनशिप छोड़ना चाहे, तो इस केस में क्या प्रोविजंस होंगे। यह सभी, इन सभी मैटर्स को कौन डील करता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955।
ध्यान रखिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। अब जब 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया, जो 1955 का हमारा सिटीजनशिप एक्ट आया, उसमें सिटीजनशिप लेने के, जो सिटीजनशिप किसी को चाहिए उसके तरीके बताए गए कि किस तरह से कोई भी व्यक्ति इंडिया का सिटीजन हो सकता है। तो इस मैटर में पहला आता है बाय बर्थ। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है बाय बर्थ, तो बर्थ कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। अगर किसी का बर्थ इंडिया में हुआ है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसको जो है सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन दिया गया, दो कंडीशन है कुल मिलाकर। पहला तो यह है कि बोथ पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया। जब जन्म हो, जन्म के समय जो है उसके दोनों पेरेंट्स, मतलब मदर और फादर दोनों ही, मदर भी एंड फादर भी दोनों ही सिटीजन हो, दोनों ही क्या हो? सिटीजन हो। दूसरा कंडीशन यह है कि एक पेरेंट्स में से एक सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। मतलब अगर मदर इंडियन सिटीजन है, मदर क्या है? सिटीजन है, और फादर एलियन भी है, लेकिन अगर फादर माइग्रेंट है, मतलब एलियन भी है, लेकिन वह लीगल तरीके से आया है, किससे? लीगल तरीके से आया है, तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन ले लीजिए मदर फादर, और यहाँ पे भी लिख लीजिए फादर मदर। मतलब मदर अगर सिटीजन है और फादर एलियन है लेकिन लीगल है, लीगल तरीके से आया था, तो उस केस में सिटीजनशिप मिल जाएगी। अगर फादर सिटीजन है और मदर एलियन है लेकिन लीगल तरीके से यहाँ आकर रह रही थी, तो उस केस में भी सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन अगर एक भी, दोनों में से एक भी इलीगल माइग्रेंट हो, मतलब गलत तरीके से देश में आया था, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे उसके थ्रू नहीं आए थे, तो इस केस में जो जन्म होगा जिस बच्चे को, उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो यह ध्यान रखिएगा कि दोनों पेरेंट्स के केस में तो क्लियर ही है कि उसको सिटीजनशिप मिलेगा, लेकिन एक पेरेंट अगर सिटीजन है इंडिया का, तो उस केस में दूसरे को लीगल माइग्रेंट होना पड़ेगा। दूसरे को क्या होना पड़ेगा? लीगल माइग्रेंट होना पड़ेगा। अगर इलीगल माइग्रेंट है तो सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो कॉन्सुलेट्स होते हैं, जो दूसरे देशों के दूतावास होते हैं देश में, उसमें डिप्लोमेट पोस्टेड होते हैं। अगर किसी डिप्लोमेट के बच्चे का जन्म इंडिया में होता है तो क्या उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है? तो नहीं। अगर कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट है और इंडिया में पोस्टेड है, तो उसके बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप बर्थ के बेसिस पर नहीं दी जा सकती है। बाकी तरीके हो सकते हैं उसको सिटीजनशिप देने के, लेकिन बाय बर्थ जो है सिटीजनशिप, बाय बर्थ नहीं दी जा सकती है। तो बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी फॉरेन डिप्लोमेट यहाँ पोस्टेड होते हैं, लंबे समय तक कई बार पोस्टिंग होती है, उनके बच्चों का यहाँ जन्म होता है, लेकिन उस केस में भी उसको बाय बर्थ सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती है। बाय बर्थ सिटीजनशिप का यही बस दो वैलिड कॉन्सेप्ट हैं। पहला, दोनों पेरेंट्स सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या एक पेरेंट सिटीजन हो इंडिया का और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो। अगला है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट भी आप सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन कैसे? तो बाय डिसेंट का मतलब है कि कोई इंडियन ओरिजिन का है, कोई इंडियन सिटीजन है, लेकिन बच्चे का जन्म इंडिया में नहीं, बाहर हुआ है, किसी दूसरे कंट्री में हुआ है। तो अगर किसी बच्चे का जन्म कोई ऐसे सिटीजन है जो इंडियन सिटीजन है, लेकिन वो बाहर रह रहा था, किसी दूसरे कंट्री में था, मान लीजिए यूएस में था, फ्रांस में था, जर्मनी में था, या किसी भी दूसरे कंट्री में था, अगर वहाँ रहते हुए उसके बच्चे का जन्म होता है, मतलब बच्चे का जन्म भारत में तो हुआ नहीं, भारत के बाहर हुआ, तो उस बच्चे के सिटीजनशिप कैसे दी जा सकती है? तो इसमें एक कंडीशन यह है कि जो बच्चा बाहर जन्म हुआ है उसको जन्म के 1 साल के अंदर, विदिन 1 ईयर, इंडियन कॉन्सुलेट में रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे हमारे देश के कॉन्सुलेट हैं अलग अलग देश में, तो उस कॉन्सुलेट में जन्म के 1 वर्ष के अंदर उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर बच्चे का रजिस्ट्रेशन जन्म के 1 वर्ष के अंदर वहाँ पर करवा दिया गया इंडियन कॉन्सुलेट में, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब क्या है कि अगर कोई मान लो किसी भी वजह से 1 वर्ष तक नहीं करा पाया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भी सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। तो आफ्टर 1 ईयर या सिटीजनशिप के लिए उसे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। प्रॉपर उसकी एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन आएंगे, गवर्नमेंट उन सर्कमस्टांसेस को देखेगी कि क्यों 1 वर्ष के अंदर उसने रजिस्टर नहीं किया था, और अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है
तो उस केस में बस गवर्नमेंट परमिशन दे सकती है, और अगर परमिशन मिलता है तो 1 वर्ष के बाद भी उसे जो देश का सिटीजनशिप है वो दे दिया जाएगा। तीसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अगर कोई अप्लीकेशन देता है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अप्लीकेशन किसको देगा? गवर्नमेंट, मतलब यहाँ ध्यान रखिएगा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी जो प्रावधान है, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करती है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी गवर्नमेंट का मतलब हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई व्यक्ति अप्लीकेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके एप्लीकेशन के बेसिस पर उसे एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर सकती है। यह गवर्नमेंट का विशेषाधिकार है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको सिटीजनशिप दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकती है। अगला प्रोसेस है बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में भी गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर से गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उसको फिर एक सर्टिफिकेट देती है नेचुरलाइजेशन की, और सर्टिफिकेट जब नेचुरलाइजेशन की उसको देती है तो उसके बाद उसको देश का सिटीजनशिप दिया जा सकता है। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब देश में कल को किसी दूसरे देश के या पूरी देश को या किसी एक हिस्से को देश में शामिल कर लें। मान लो किसी देश से वॉर होता है और उसके कुछ हिस्से को हम जीत लेते हैं, हम उसको अपने देश में शामिल कर लेते हैं, तो उस केस में जो हिस्सा शामिल होगा देश में, वहाँ के नागरिकों को, जो वहाँ के सिटीजन होंगे, उसको ऑटोमेटिक इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसको क्या होगा? ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो मतलब जब कभी भी किसी भी एरिया को इस देश में शामिल किया जाएगा, इंडिया में शामिल किया जाएगा, तो वहाँ के जितने भी सिटीजन होंगे, जो भी वहाँ पे लोग रह रहे होंगे, उस सभी को इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यही 5 तरीके हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप मिल सकता है। इंडिया में सिटीजनशिप के यही 5 तरीके हैं: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। आगे बढ़ते हैं। अब सिटीजनशिप हम दे दिए तो सिटीजनशिप वापस लेने के भी तरीके होने चाहिए। अगर किसी फॉरेनर को हम ऐसे सिटीजनशिप दे दिए और कल को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे तो उसे वापस लेने के भी तरीके होने चाहिए। तो इसके लिए 3 तरह के तरीके हैं। तो किसी को भी सिटीजनशिप अगर हम है, किसी के पास भी इंडियन सिटीजनशिप, तो 3 तरह से उसके सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है। पहला तो यह है कि रेनंसिएशन। रेनंसिएशन का क्या मतलब है कि कोई इंडियन सिटीजन अगर अपनी सिटीजनशिप छोड़ता है, वह अगर ये कहता है कि हम इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं, रेनंसिएशन का सीधा मतलब है कि कोई वॉलेंट्री इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, कोई वॉलेंट्री इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, ओके आप छोड़ दीजिए। तो इंडियन सिटीजनशिप अगर कोई यहाँ ये कह देता है कि हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ की सिटीजनशिप लेने वाले हैं या कुछ भी, तो वह चाहे तो गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन देके यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ सकता है। लेकिन अगर जब वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ता है, उस केस में जो उनके बच्चे होते हैं उनकी भी सिटीजनशिप चली जाती है। जो माइनर बच्चे होते हैं उनकी सिटीजनशिप चली जाती है। लेकिन जब वो 18 ईयर्स का होगा, कितने का? 18 ईयर्स का। जब वो 18 ईयर्स का होगा तो वह फिर से इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जिस समय उनके पेरेंट्स ने सिटीजनशिप छोड़ी थी तब वह बच्चा यह डिसाइड करने की स्थिति में नहीं था कि उसे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए या जिस कंट्री में उनके पेरेंट्स जा रहे हैं वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए। इसलिए उन माइनर बच्चों को यह अधिकार दिया गया है कि वह 18 साल का जब होगा तो 18 साल के समय वह कभी भी इंडियन सिटीजनशिप आकर रिज्यूम कर सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, रेनंसिएशन में ठीक है, जिसको जब मन करे वह सिटीजनशिप छोड़ सकता है, लेकिन उनके जो माइनर बच्चे हैं वो 18 ईयर्स के समय इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में सरकार सिटीजनशिप ख़त्म कर देती है। किसी भी व्यक्ति का सिटीजनशिप अगर गवर्नमेंट ख़त्म करती है तो वह कैसे है? तो सबसे पहला तो यह है कि अगर कोई दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले ले, तो अब इंडिया में तो एक ही सिटीजनशिप रह सकता है, इंडियन सिटीजनशिप ही किसी के पास रह सकती है। अगर वह किसी भी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले ले तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाती है। 2 हो गए। तीसरा तरीका है गैप्रिविएशन। गैप्रिविएशन मतलब कोई व्यक्ति सिटीजनशिप ले लिया और सिटीजनशिप लेने के बाद जो एक सिटीजन के कर्तव्य हैं, जो एक सिटीजन की ड्यूटीज हैं, उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा है,
अगर कोई सिटीजनशिप इंडिया का ले लिया और सिटीजनशिप के जो ड्यूटीज़ हैं उसको फुलफिल ही नहीं कर रहा है, या जो सिटीजनशिप लिया था वो फ्रॉड से लिया था, तो उसकी सिटीजनशिप ख़त्म की जा सकती है। तो इसके 5 तरीके हैं, जो भी डेप्रिविएशन है सिटीजनशिप के, इसके 5 तरीके हैं। पहला क्या है कि कोई इंडियन सिटीजनशिप ले लिया हो फ्रॉड से और बाद में पता चलता है कि उसने फ्रॉड से सिटीजनशिप लिया था, तो उसकी सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। दूसरा क्या है कि अब हम बात करते हैं आगे जो भी है वो ड्यूटीज़ से संबंधित है। तो पहला क्या है कि उसने डिसलॉयल्टी शो किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। अब एक सिटीजन के रूप में आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या जो इंडिया के सिंबल्स हैं, जो नेशनल सिंबल्स हैं, उनके लिए आपको लॉयल रहना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या करी, डिसलॉयल्टी शो कर दी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। उसके बाद अनलॉफुली ट्रेड किया या कम्युनिकेट किया, किसके साथ, एनिमी के साथ। कब, वॉर के समय। तो मतलब क्या हुआ, आपने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो एज ए सिटीजन आपकी ड्यूटी क्या थी, नेशनल सिक्योरिटी को फुलफिल करना, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ भी कर गुजरना। लेकिन आपने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया और एंटी नेशनल काम किया। नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया और एंटी नेशनल काम किया, वो भी कब, वॉर के समय। तो आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। आपने अनलॉफुली ट्रेड किया या कम्युनिकेट किया कुछ भी इनेमी के साथ, दुश्मनों के साथ वॉर के समय, तो यह एंटी नेशनल एक्टिविटी है, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई और इसलिए आपकी सिटीजनशिप जो है वह जा सकती है। दूसरा अगला क्या है कि रजिस्ट्रेशन से जो सिटीजनशिप मिली या नेचुरलाइजेशन से, ये भी 2 तरीके थे कि गवर्नमेंट के पास या तो रजिस्टर कर लीजिए या गवर्नमेंट आपको नेचुरलाइजेशन का एक सर्टिफिकेट देती है। इसके 5 वर्ष के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप लेने के 5 वर्ष के अंदर किसी दूसरे कंट्री में 2 वर्ष की जेल हो गई, 2 वर्ष की सज़ा हो गई, अगर 2 वर्ष के लिए जेल चले गए, इम्प्रिजनमेंट हो गया, उस केस में भी आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। और अगला क्या है कि कोई व्यक्ति कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक देश के बाहर रह जाए। कितने समय तक, यह ध्यान रखिएगा, 7 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि बीच में गए, बीच में आ गए, तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली अगर आप 7 वर्ष तक देश के बाहर रह गए तब भी आपकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो यह 3 तरीके थे जिससे किसी भी व्यक्ति की सिटीजनशिप जा सकती है। आगे हम लोग देखते हैं। हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, तो वो सभी आर्टिकल्स यहाँ पे हैं। जो 5th आर्टिकल है वह बात करता है सिटीजनशिप की, कब, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 को जो भी सिटीजन थे देश के, उसके बारे में आर्टिकल 5 बात करता है। आर्टिकल 6 में क्या है, राइट ऑफ सिटीजन टू सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अब क्या था कि जब आज़ादी के समय देश का बंटवारा हुआ था, देश का पार्टीशन हुआ था, तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो उनके सिटीजनशिप को यहाँ बात करता है आर्टिकल 6। किसका, माइग्रेटेड टू इंडिया, कहाँ से, पाकिस्तान से। अगला आर्टिकल बात करता है कुछ ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट किए। आर्टिकल 6 भी पाकिस्तान से जो माइग्रेट होकर आए थे उसी के सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। लेकिन अगला जो है वह भी कुछ और अलग तरह के कुछ माइग्रेंट्स थे, उनके राइट्स के बारे में बात करता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में उन सिटीजन्स के राइट में बात किया जाता है, उन व्यक्तियों के सिटीजनशिप के बारे में बात करता है जो इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इंडिया के बाहर रह रहे हैं। अब ऐसे भी व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप ले चुके हैं लेकिन उनका ओरिजिन इंडियन है, तो उसके कुछ ज़्यादा राइट होते हैं इस देश में। जैसे हमने पहले कहा था कि सिटीजन फुल राइट्स, एलियन लिमिटेड राइट, और इन दोनों के ही बीच में आता है वह व्यक्ति जो इंडियन ओरिजिन का होता है। तो जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं उनको सिटीजन की तरफ फुल राइट भी नहीं मिलते हैं और एलियन के इतने कम राइट भी नहीं मिलते हैं। तो जो ये बीच में होता है इनके राइट के बारे में आर्टिकल 8 बात करता है, क्योंकि वह इंडियन ओरिजिन का है, हाँ, इंडिया के बाहर रहता है। आर्टिकल 9 बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति वॉलेंटरी किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, तो इस केस में एक चीज़ तो क्लियर है कि उसकी इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहेगी, इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। तो लेकिन उन व्यक्तियों के लिए और क्या क्या प्रोविज़न है उसके बारे में ये आर्टिकल 9 बात करता है। आर्टिकल 10 में क्या है, राइट ऑफ सिटीजनशिप, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, मतलब जो भी नागरिक है उनके अधिकार और उनकी अधिकार
कंटिन्यूटी जो है उसके बारे में बात करती है। और आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो आखिरी आर्टिकल जो है, यह आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट को हमेशा यह पावर रहेगा कि जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस होंगे, सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे, उसमें जो कुछ भी चेंज करना है वो सभी पार्लियामेंट कभी भी कर सकती है। अगर वो लॉ बनाना चाहे तो बनाए। और इसी बेसिस पे हमने देखा था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसी आर्टिकल के तहत बनी थी। तो यह सभी जो था आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल्स थे। और इसके साथ ही हमारा सिटीजनशिप का यह लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।